पिछले अध्याय में हमने प्रीकैम्ब्रियन युग, पृथ्वी का इतिहास, भूगर्भिक इतिहास, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मैंने उन सब पर आप पे चर्चा की और उसके भी 3 विभाग जैसे प्रोटोजोइक और आर्कियोजोइक और इयोजोइक करके 3 विभाजन थे। और ये जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी का जन्म के समय पृथ्वी कैसी थी और फिर धीरे धीरे आज जो हम विकास देखते हैं उसका इतिहास कैसा था। सबसे पहले जैसे पानी की पृथ्वी को कैसे प्राप्ति हुई, उसके बाद जैसे जैसे पानी पृथ्वी पर आया तो और जितने ऊंचे नीचे भाग थे वो पानी से भर गए। नीचे भाग थे जिनको कालांतर में हमने सागर का नाम दिया। उन सागरों में कालांतर में जो भी जैविक प्रक्रियाएं हुई उनके कारण से जीवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो जीव आए उनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं थी और उसके साथ ही पौधे भी जो धरातल पर पैदा हुए वो कठोर तने वाले रेसे नहीं थे, बारीक और मुलायम सी जैसी वो होती हैं पत्तियां, उन पत्तियों उनके के जैसे पौधे पैदा हुए जिसमें बिल्कुल भी कठोरता नहीं थी, जैसे आज आप लकड़ी में कठोरता देखते हैं वैसी कठोरता वाले। और उसके साथ ही पुराने जितने पर्वत है उनका निर्माण भी, मतलब एक भूगर्भिक से लेकर ऊपर के आवरण पर भी जो परिवर्तन होने चाहिए वो सारे परिवर्तन की शुरुआत इस युग में हुई। इसे प्रीकैम्ब्रियन युग में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इसके आगे जिस विषय पर हमको बात करनी है वो है दूसरा जो युग शुरू हुआ वो होता था आपका पुराजाविक कल्प, पियोजोइक एरा। बहुत बड़ा कल्प है, लगभग 600 मिलियन वर्ष तक इसकी ओर से 225 मिलियन वर्ष तक इस उपस्थित रहा। जीवों और वनस्पति, जैसा मैंने कहा था कि इससे पूर्व वाले कल्प में जीवों और वनस्पति के बारे में धीरे धीरे विकास उनका होना शुरू हुआ था, लेकिन इस युग में तेजी से उनका विकास हुआ और एक विशिष्ट आकार हमको इन सब के बारे में ज्ञात होने लगा, जो पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब पृथ्वी और जीवों का और वनस्पति का विकास होने लगा तो निश्चित रूप से आज की जो शक्ल हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं उसकी दिशा में पृथ्वी ने इस जीव जगत ने कदम बढ़ा दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। वनस्पति और मछलियों और रेंगने वाले जितने भी आपके जीव जंतु हैं इनका विकास इस युग में शुरुआत हो चुकी थी। इसके निम्नलिखित शक है, इनका उपविभाजन किया है, जिसमें सबसे पहला जो विभाजन है वह कैम्ब्रियन शक के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे भाग को जो समुद्र को ने ढक रखा था पृथ्वी में, जलवायु अब शुष्क होने लगी थी। जो पहले पृथ्वी गर्म थी उसके बजाय अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी तो शुष्क होने लगी। और पानी का जो विकास है, पानी जो धरातल पर बादलों के रूप में ठंडा होकर बूंदों के रूप में पानी के रूप में प्राप्त होने लगा था। ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं शुरू हुई क्योंकि पृथ्वी के ऊपर का भाग तो ठंडा हो गया लेकिन अभी भी अंदर बहुत सारी गर्मी थी, वो जो किसी न किसी रूप में अंतर हलचल के रूप में ज्वालामुखी के रूप में बाहर मैग्मा के रूप में बाहर प्रकट होने लगी थी। 600 से 500 मिलियन वर्ष तक रहा ये सारा परतदार शैलों का विस्तार होने लगा, क्योंकि ऊपर का जो आवरण था पृथ्वी का अब उस पर अपरदन और अपक्षय की जो क्रियाएं हैं वो शुरू होने लगी, जिनमें पानी, हवा और सारी चीजें का अब विधिवत काम शुरू हो गया। तो वो काम शुरू होते से ही जितना भी भूभाग था वो धीरे धीरे कटकर समुद्र में निचले भाग थे उनमें जमा होने लगा। तो ये एक नई शुरुआत परतदार शैलों के रूप में, जिनका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय नहीं था, उनका निर्माण कालांतर में हुआ। तो परतदार शैलों का निर्माण अब धीरे धीरे होने लगा। और भारत के में विशेष रूप से जैसे कि विंध्याचल पर्वत जो हमारा है, उस विंध्याचल पर्वत की इसी युग की देन है। विंध्याचल पर्वत इसी युग में पैदा हुआ। और एक विशेष बात जो बहुत उल्लेखनीय हमारे सबके लिए कि मछली इसी युग की देन है। अब जो बिना रीढ़ की हड्डी की जो जानवरों की बात इससे पूर्व वाले युग में की गई वो अब धीरे धीरे विकास कर मछली का आकार बढ़ने लगा, जीवों
का आकार बढ़ने लगा और मछली के रूप में एक नए जीव का धरती पर पदार्पण हुआ, जो इस युग की प्रमुख देन है। उसके बाद आर्डोविशियन युग जो है, इसके उप विभाग जो दूसरा विभाग है वो ये इस युग में 500 मिलियन से 440 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा। पर्वतों का निर्माण हुआ, नवीन जितने पर्वत हैं जैसे अरावली, रिन के बारे में, और उनके बाद वाले जो पर्वत हैं उन सब पर्वतों का निर्माण इसमें हुआ। और ये पर्वतों का निर्माण जो है आंतरिक हलचलों के कारण से हुआ, एक आंतरिक संतुलन जो को ठीक करने के दृष्टि से हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो उनको आधार मानकर अगर अपन देखते हैं तो आंतरिक हलचलों के कारण से भी कुछ पर्वतों का निर्माण हुए, तो ये पर्वतों का निर्माण का युग भी कहा जा सकता है। जमीन और समुद्र की सीमाएं बदली क्योंकि अवसाद जमीन पर जमा होने लगा, साथ ही पानी की मात्रा के बढ़ने के कारण या ताप जो आपका धीरे धीरे कम होने लगा, तो उसके कारण से हिम का भी अपन कह सकते हैं कि वो बदलाव हुआ, पानी की सीमा में बदलाव हुआ, समुद्र की सीमा में बदलाव। लेकिन एक बात है कि जमीन पर अब तक कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता था। जो भी जंतु थे वे सारे के सारे जमीन के पानी के अंदर ही थे, वो आपके जमीन पर अभी जंतु नहीं थे। लेकिन वनस्पति का विकास के बारे में कहा जाता है कि वनस्पति का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था। सिलुसियन युग, इस युग में समुद्र का स्तर जो है वो गिरता रहा है। इस समय तक 440 मिलियन से लेकर 400 मिलियन तक का वर्ग तक का ये समय कहलाता है। यूरोप में जो पर्वत आज आप हम देख रहे हैं, जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो पर्वत हैं, स्कॉटलैंड पर्वत और ये हैं कैनेडियन हलचल, ये सारी की सारी हलचल है इस यूरोप से संबंधित जितने वो यहाँ। और अब एक जो नवीन परिवर्तन जिसने विश्व को बदला है वो कि पत्ते वाले जो अपने पौधे हैं अब धीरे धीरे उनका विकास होने लगा। पत्ता होता है तो तना भी होगा, तना कठोरता को लिए था, जबकि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह के कठोर जो जितने भी जो पौधे थे वो इस युग में नहीं थे। इसके बाद है डिवोडियन युग, इसी का अगला भाग, जिसमें यह है कि सूखी जमीन का क्षेत्र बढ़ने लगा धीरे धीरे और पर्वत श्रेणियां भी तेजी से बढ़ने लगी। मत्स्य युग, मछली का युग कहा जा सकता है, 400 से 350 वर्ष तक का। जंगल का जन्म जमीन पर, मतलब धीरे धीरे मैंने जैसा आपको कहा कि पत्तों का जब आकार बढ़ता है, पत्तों का आकार बढ़ने लगा, पत्ते बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे पेड़ के रूप में कोई एक वस्तु जैसे पेड़ कह सकते हैं अपन, उसका विकास होने लगा। मछलियां भी अब कई जातियों की होने लगी और विश्व की सबसे बड़ी मछली जिसको शार्क कहते हैं हम लोग धरातल की, तो उसका भी जैसे जैसे अब ये कहते हैं कि विकास होने लगा। तो कुल मिलाकर प्रकृति और वनस्पति का एकदम तेजी से विकास होने लगा, चाहे वो जमीन हो और चाहे आपकी पानी हो, और दोनों में धीरे धीरे आपके इन सब का विकास होने लगा। इसके बाद कार्बनिफेरस युग। कार्बनिफेरस युग इसलिए कहते हैं कि इस युग में बहुत बड़ी मात्रा में जो आपके धरातल पर जंगल थे वह आंतरिक हलचलों के कारण से धरातल में नीचे दब गए और उनसे कोयला दबकर कालांतर में अंदर की गर्मी के कारण से वह जो अधजली लकड़ी है वो कोयले के रूप में विकसित हुई, जिसे कोयले का निर्माण भी कह सकते हैं। इस कार्बनिफेरस युग को दो भागों में बांटा जाता है, मिसिसिपियन युग और आपका दूसरा है आपका पेनिनसुलियन युग। तो मिसिसिपियन युग में ये कोयले के निर्माण का, इसके बारे में कहते हैं कि पहला चरण था। सड़ा गला वनस्पति जितना भी था बाद में वो कोयले में नीचे जैसे धरातल के अंदर गया आंतरिक हलचलों के कारण से, आंतरिक हलचलों के कारण से, गर्मी के कारण से वह सभी कोयले में बदल गया। इसके अलावा लीड और जिंक दो ऐसे धातु हैं जिनके निर्माण के बारे में भी कहा जाता है कि ये इसी युग की देन है। और प्रवाल रोधिकाओं का निर्माण हुआ। मैंने जैसा आपको बताया कि जितने छोटे छोटे प्रवाल थे वो बड़ी मात्रा में समुद्र के किनारों पर जमा होते थे और उन्हीं के कारण से तटरोधिकाएं या रोधिकाओं का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में
जब प्रवाल भर जाते हैं और जमा होते हैं तो वो जो कैल्शियम का खोल होता है उस खोल से एक प्रकार के रुकावट या रोधिका का काम करती हैं। वो उन रोधिकाओं का निर्माण समुद्रों के किनारे पर होने लगा। तो कह सकते हैं कि समुद्र में भी अब निक्षेप होने लगा और वो निक्षेप धरातल पर भी होने लगा, जिससे परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ और समुद्र में निक्षेप होने के कारण से प्रवाल व प्रवाल रोधिकाओं का निर्माण होने लगा। एक ये बड़ा परिवर्तन जैसे हम इस युग में देख रहे हैं। पेनिनसुलर युग में इस कोयले का निर्माण का दूसरा चरण है। बहुत बड़ा भाग पृथ्वी का जो था वो ऊपर का भाग सूखने के कारण से या कठोर हो जाने के लिए कारण से नीचे धंस गया और पानी जो था उसके ऊपर फैल गया, इसलिए दलदल का निर्माण हो गया। और कई जगह समुद्र का तल जैसे आंतरिक हलचलों के कारण से ऊपर उठा है। नीचे जब कोई भाग धंस जाता तो एक भाग ऊपर उठ जाता है बैलेंस बनाने के लिए, तो वैसे हुआ। सदाबहार वनों का निर्माण इसी पेनिनसुलिवियन युग की देन है। और रेप्टाइल्स जितने भी है, रेंग कर चलने वाले जीव जितने भी, पहली बार जमीन पर जो जीव जिनका निर्माण हुआ वो जो आए हैं वो रेप्टाइल्स हैं, रेंग कर चलते थे। और सदाबहार वन का मतलब बहुत अधिक वर्षा के क्षेत्र में ऐसे वन जो हमेशा जिनके पत्ते रहते हैं विद्यमान, जड़ते नहीं हैं, जड़ते हैं तो भी तुरंत दूसरे पत्ते आ जाते हैं, वन कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऐसे बड़े पत्तों वाले बड़े बड़े आकार के पेड़, इसके बारे में कहा जाता है कि 350 मिलियन से 270 मिलियन तक का समय इस युग के लिए कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका पेनिनसुलियन शक के बाद में हम आगे की यात्रा के बारे में आगे पढ़ेंगे।